बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हफ़्ते का पहला दिन है और हफ़्ते के पहले दिन मेरी टीम ने एक नहायत ही खूबसूरत मौज़ू का इंतखाब किया है जिस हवाले से बात का होना इंतहाई ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में एक मुल्क है जहां आज भी पोलियो एग्जिस्ट करता है, और मगर ये तो एक तस्वीर का एक रुख है। आइए आज तस्वीर के दूसरे रुख पर बात करते हैं। पाकिस्तान, हम अप्रिशिएट करते हैं अपने सेहत के इदारे को, हमारी जो रियासती कोशिशें हैं पोलियो को ख़त्म करने के हवाले से, उसको कि मुसलसल इस कोविड के दौर की ही बात नहीं है, ये कई सालों से, कई दहाइयों से बच्चों को, करोड़ों बच्चों को हर मुहिम में पोलियो के कतरे पिलाने का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके अच्छे रिजल्ट्स जो है वो अब आना शुरू हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हम कहेंगे कि पाकिस्तान एक पोलियो फ्री कंट्री है। पाकिस्तान के साथ साथ अफ़गानिस्तान में भी पोलियो के केसेस कम होना शुरू हुए हैं और ऐसा लगता है कि दुनिया से अब पोलियो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर आज प्रोग्राम में हम जिस हवाले से बात करेंगे उसका एक जो रुख है वो बड़ा थोड़ा सा तकलीफ दे भी है। उसका ताल्लुक हमारे रवैयों से है। देखिए, जिस तरह पोलियो को ख़त्म करने के हवाले से हमारे सेहत के इदारों ने, हमारे रियासत के इससे मुतल्लिका जो इदारे हैं उन्होंने जिस तरह कोशिशें की हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए स्टाफ का, पोलियो वर्कर्स का साथ दिया है, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। मगर कुछ शिकायत ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इस दफ़ा जो पोलियो की मुहिम का आगाज़ हुआ है उसमें जो थीम है वो पता है क्या है? पोलियो वर्कर्स को देखकर अपना दरवाज़ा बंद मत करें। इसका मतलब है कि वो पोलियो वर्कर्स जो अपनी जान पे खेल के इस कौम के बच्चों को का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए उन्हें पोलियो के कतरे पिलाते हैं, उनको देख के हम लोग दरवाजे भी बंद कर देते हैं। नॉट गुड। एक पैकेज है हमारे पास, आइए चल के वो देखते हैं, फिर मैं आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊँगा। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी और अभी मैं तारुफ करवाऊँगा हमारे आज के मेहमान से। आप एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, माहिर इमराज़ इत्तफ़ाल, जनाब डॉक्टर फ़साहतुल्लाह हुसैनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, पोलियो की कैंपेन जो है वो आज से फिर से शुरू हो रही है। तो इस साल काफ़ी सारी जो मुहिमात हैं वो हुई हैं और उसकी करोड़ों बच्चों को जो है बारहा हमने पोलियो के कतरे पिलाए हैं। आज की कैंपेन के हवाले से ज़रा बताइएगा कहाँ मतलब किन किन इलाकों में ये पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे? इंशाल्लाह। देखिए, अब बड़ी खुशाइन बात यही है कि ये पोलियो की जो काविशें हुई हैं इंसदाद पोलियो के लिए वो कामयाब हुई और उसके नतीजा ये हुआ है कि इस साल अब तक सिर्फ एक ही केस हमारे यहाँ रिपोर्ट हुआ है, एक ही केस अफ़गानिस्तान में भी रिपोर्ट हुआ है। तो बड़ी हद तक पोलियो की जो डिज़ीज़ है वो कंट्रोल में आई है इस साल। अब जो दिसंबर की कैंपेन है ये भी तकरीबन 156 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुल्क के जहाँ पे ये कैंपेन होगी एक हफ़्ते के लिए, और उसमें यह है कि इसके साथ विटामिन ए का भी जो है वो क़तरे पिलाए जाएंगे। अच्छा। क्योंकि विटामिन ए जो होता है वो मीज़ल्स से और दीगर बीमारियों से प्रिवेंशन में ठीक है, मावन होता है। तो अब देखें ये अब 2022 जो आए तो इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क से एक पोलियो के ख़ात्मे का साल बन जाए और पूरी दुनिया से। तो बहरहाल बहुत मेहनत हुई है और अल्लाह ताला ने उसको कबूल किया है। तो मेहनत जारी है। इस मायूस कुन दौर में कुछ ऑप्टिमिस्टिक न्यूज़ मिल जाए तो बड़ी एक तबीयत में बड़ी एक लहर आती है खुशी की। सर, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आते हैं तो हमें ये बताइएगा कि विटामिन ए जो है वो हमारे बच्चों की सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और इससे किन किन चीज़ों से महफूज रह सकते हैं हम लोग, और
मतलब ये किस उम्र के बच्चों के लिए किस किस्म की खुराक में होता है, और इस तरह की बहुत सारी हम बातें जानेंगे अपने बच्चों की सेहत के हवाले से। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं हम पोलियो मुहिम के हवाले से, और स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फसाहतुल्लाह हुसैनी साहब, जो कि सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि पोलियो की मुहिम का आज मुल्क भर में बल्कि 156 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो आज से आगाज़ हो रहा है। हमारे यहाँ पोलियो के हवाले से जो रीज़न्स बताई जाती हैं, जो आज तक हमने डिस्कस किए हैं, वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अफ़गानिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क से भी लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है, जिसकी वजह से हम पोलियो को अभी तक काबू नहीं पा सके हैं पोलियो पर। तो इसके बारे में भी एक मतलब लायामल बनाया जा रहा था कि दोनों ममालिक में इकट्ठे जो है वो पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया जाए। तो मैं चाहता हूँ कुछ पड़ोसी मुल्क के हवाले से डॉक्टर होने की हैसियत से आप जो सोचते हैं वो बताइएगा। नहीं, इस वक्त जो पोलियो कैंपेन पाकिस्तान में है दिसंबर की, ये साइमल्टेनियसली अफ़गानिस्तान में भी हो रही है। दोनों ममालिक में एक साथ ही किया जा रहा है, और उसको एक यूनिट के तौर पे, क्योंकि दो ही मुल्क हैं इस पूरी दुनिया में जो इस वक्त पोलियो एंडेमिक हैं, तो साइमल्टेनियसली दोनों ममालिक में हो रही है। और मौजूदा जो अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है वो ताउन कर रही है इसमें ज़बरदस्त। तो एक लिहाज से ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और इस 2021 में गालिबन अफ़गानिस्तान में भी सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हुआ है और हमारे यहाँ भी एक ही हुआ है। तो ये एक बहुत उम्मीद है कि होपफुली नेक्स्ट ईयर जो है वो पोलियो एराडिकेशन का ईयर बन जाए। यानी कि बड़े सालों बाद जाके, मतलब इतने सालों की मेहनतों कोशिशों के बाद सिंगल डिजिट में इन दोनों ममालिक में केसेस आना शुरू हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, विटामिन ए के हवाले से आप बता रहे थे कि पोलियो के जब कतरे पिलाए जा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें विटामिन ए के ड्रॉप्स भी पिलाए जा रहे हैं। ये कब से पिलाए जा रहे हैं, इससे किस उम्र के बच्चों को पिलाए जा रहे हैं, और इससे बच्चों की सेहत में मतलब क्या बेहतरी आ सकती है? ये इसी पोलियो कैंपेन के दौरान ही ये दिए जाएंगे। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि विटामिन ए जो होता है वो इंसानी जिस्म के बहुत से फंक्शंस के लिए बहुत वाइटल होता है, स्पेशली हमारे विजन के लिए और फिर हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। तो इसकी डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस जैसे हो जाती है और यूरोप्थेल्मिया हो जाता है। ये सब कई कंडीशंस हैं जो विजन की होती हैं। लेकिन यहाँ जो हमारे यहाँ जो एक उसकी डिफिशेंसी है वो इसलिए ज़्यादा होती है कि जो माएँ होती हैं, प्रेग्नेंट ख़वातीन, उनमें भी विटामिन ए डिफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खुराक है वो बैलेंस डाइट नहीं है। और जो सोर्सेज ऑफ विटामिन ए है, जैसे गोश्त है, तो गोश्त लिवर में इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। उसके अलावा गाजरें हैं, कैरेट्स हैं, स्पिनच है, अपने पालक है। तो ये ग़िज़ाएँ अक्सर लोगों को सही तौर पे नहीं मिल पाती, तो उसके नतीजे में माँओं में भी डिफिशिएंसी आती है। फिर वो लैक्टेट कर रही होती हैं, दूध पिला रही होती हैं अपने बच्चों को, तो उनके दूध में भी जो विटामिन ए होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, और फिर वो बच्चों में भी विटामिन ए की डिफिशिएंसी शुरू हो जाती है। तो इसलिए और फिर विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों में जो इम्यूनिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, फिर वो मामूली इलनेसेस से भी वो ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। दूसरी एक वजह विटामिन ए डिफिशिएंसी की क्रॉनिक डायरिया भी होता है। तो हमारे यहाँ जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, वाटर काफ़ी कंटामिनेटेड होता है, बच्चों में डायरिया बहुत फ्रीक्वेंट होता रहता है, रिकरेंट होता रहता है। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों को दस्त बार बार हो रहे हैं। जी जी। तो ये दस्तों की कसरत की वजह से भी विटामिन जो होता है वो डिफिशिएंसी बढ़ जाती है, विटामिन ए डिफिशिएंसी। और रिज़ल्ट ये होता है कि जैसे मीज़ल्स है, तो मीज़ल्स में अगर बच्चा विटामिन ए डिफिशिएंट हो तो वो काफ़ी सीवियरली इल हो जाता है। तो इसलिए अगर उसकी विटामिन ए का स्टेटस उसका सही हो और डिफिशिएंसी ना हो
तो अगर खुदा न खास्ता उसको मीज़ल्स का इन्फेक्शन होता भी है तो वो इतना सीवियरिटी इख्तियार नहीं करेगा। तो ये जो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो विटामिन ए बेसिकली गुड प्रिवेंशन फ्रॉम मैनी डिजीज़, और वो जो इंसान की और हेल्थ है उसको इम्प्रूव रखता है। ज़बरदस्त। सर एक वक्फा फिर से आन पहुंचा है, एक छोटे से वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है और हम डॉक्टर फसाहतुल्लाह हुसैनी साहब से पोलियो के मर्ज़ के हवाले से जो एक मुहिम का आगाज़ हो चुका है इसके ख़ात्मे के लिए, इस बारे में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में आज इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से बात हो रही है और डॉक्टर फसाहतुल्लाह हुसैनी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दफ़ा जिस मतलब मुहिम के आगाज़ पे हमने जो एक जुमला सुना है, जो मैंने सुना है, मुझे तकलीफ़ हुई है ये सुन के कि पोलियो वर्कर्स को देख के अपना दरवाज़ा बंद ना करें, तो क्या वाकई ऐसे केसेस भी मतलब होते हैं कि वर्कर को देख के दरवाज़ा बंद कर लेते हैं लोग? देखिए, अब ये हमारा एक आम रवैया है पूरी कौम का, मिन्हजुल कौम, कि हमें अपनी हुकूमत पे एतमाद नहीं है और उसका लाजमी बात है कि वो लैक ऑफ ट्रस्ट जो है उसकी वजूहात जो हैं वो रवैयों से होती हैं। तो मतलब हमारे ज़ाती इंटरेक्शन में भी एक आदमी पे आप ट्रस्ट कर लेते हैं, एक आदमी पे ट्रस्ट नहीं करते, एक आदमी काबिल एतमाद होता है, एक काबिल एतमाद नहीं होता है। तो वो एतमाद की कमी जो है उसका जो भी बैकग्राउंड है वो हर एक को पता है। लेकिन अब जब एक चीज़ बहुत मियारी सतह पे हो रही है और उस सिलसिले में लोग तहकीक कर लें, मतलब एक चीज़ होता है कि एक चीज़ हमेशा यकसा नहीं रहती, सही, और चीज़ों में रवैयों में तब्दीली आती है। तो ये जो पोलियो के जो इंसदाद की जो भी मुहिमें चल रही हैं, इसका एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, और उसमें जो वैक्सीन फराहम की जा रही है वो मियारी है और वो उस पर एतमाद किया जा सकता है। उसको जो डिलीवर करने का जो मेकैनिज़म जो भी बनाया गया, जो पोलियो वर्कर्स हैं वो भी ट्रेंड हैं, उनके पास जो उसकी स्टोरेज का एहतमाम है, उसकी सफाई सुथराई का एहतमाम है, वो कमाकऊ है, बिल्कुल सही है। तो उस पूरी जो चेन है उसको कोई भी आदमी थोड़ा सा, आप एज ए सिटीज़न जो है आपका हक़ है कि आप किसी भी सरकारी चीज़ को कुरेद सकते हैं। तो लोगों को चाहिए कि ठीक है, अगर आप एक चीज़ पे एतमाद अब तक नहीं कर रहे थे और अब आपसे कहा जा रहा है कि आप एतमाद करें, तो उसकी थोड़ी सी तहकीक, कुरान में भी कहा गया कि फतबय्यनु, तहकीक करो, तो थोड़ा उसको इंक्वायर कर लें। और ये हमारे पास भी ये होता है कि मुझे बेहिसाब टेलीफोन्स आते हैं मेरे पेशेंट्स के कि भाई डॉक्टर साहब ये अभी जैसे MR की जो मीज़ल्स एंड रूबेला की वैक्सीन की हम लगवा लें, नहीं लगवाएं, स्कूलों में लग रही थी। तो वो खासा स्केप्टिक थे बहुत सारे लोग। लेकिन ये कि फिर जब हमने बताया कि नहीं, इट इज़ एज़ पर स्टैंडर्ड्स और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं इस पूरे कैंपेन में, और ट्रेंड लोग हैं, सही तौर पे लग रहे हैं, तो लगवाए। अब देखें ना, कोविड वैक्सीन में अब लोगों को कोई तरद्दुद नहीं, क्योंकि प्राइवेट तो बहुत ही कम लगी, सारी गवर्नमेंट की लगी। जी हाँ, लेकिन क्योंकि एक प्रॉपर एक पूरा तरीक़ेकार फॉलो किया गया, तो इनिशियल रिलक्टेंस तो यहाँ भी थी। जी हाँ, लोग नहीं लगवा रहे, पहले चंद महीनों में तो बहुत ही कम लोगों ने लगवाई, तो सिम बंद करने का जी हाँ की धमकी दी गई। उसके बाद जब आपने देखा कि मीलों की लाइनें लग गई तो अब लोगों का ये हमारी मतलब कौम के रवैये हैं। जी हाँ, अब क्या कह सकते हैं, हमारे अपने रवैये हैं, अब क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि ये मीज़ल्स
के वो इंजेक्शन लगाए गए हैं। अभी इसी के साथ साथ बच्चों को कोविड की जो वैक्सीन हैं वो भी लगाई जाएंगी। तो उसके लिए एक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के नाते आप जितने वालिदैन हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? यहाँ देखिए 12 से 18 साल के बच्चों को फाइज़र की वैक्सीन इंशाल्लाह लगेगी और 18 साल से जो ज़ायद उम्र के हैं उनको फिर साइनोवैक वैक्सीन लगेगी। और डेफिनेटली कोविड वैक्सीन के भी नताइज हमारे सामने हैं। इसमें भी बहुत लोग बहुत शाकी हैं, बहुत स्केप्टिक हैं कि भाई ये सही है नहीं है, लेकिन ये कि वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट नज़र आया है। मोर्टेलिटी और सीवेरिटी ऑफ इलनेस में बहुत बड़ा एक डिफरेंस हुआ है। तो अब जो भी कैंपेन्स आ रही हैं फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो उसका बहुत बड़ा एक देखें ना एक माशरती इम्पैक्ट है। अब हमारे एग्ज़ाम्स डिले हुए, बच्चों की बार बार स्कूल्स बंद करने पड़े, कितना एजुकेशन का जो ये कोविड के दौरान जो नुकसान हुआ है, हमने प्राइस पे की है, बहुत बड़ी प्राइस पे की है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक नुकसान हुआ है एकेडमिक तालीमी हलकों का। तो अब अगर हम इस कैंपेन में शामिल होते हैं तो फिर ये जो बार बार स्कूल क्लोजर्स हैं इससे बच जाएंगे। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे हैं जनाब डॉक्टर फसाहतुल्लाह हुसैनी साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, वो पेरेंट्स जो इस वक्त इस प्रोग्राम को या मुहिम के बारे में मतलब सुन के वो ये सोच रहे हैं कि हमने 2 दफ़ा पहले भी इसी साल अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए ही हैं, 3 दफ़ा पिला दिए किसी ने, या पिछले 1 हफ़्ता पहले, ये 15 दिन पहले किसी ऐसे मौके पर उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए हैं बच्चे को। तो अभी जब पोलियो वर्कर्स आएंगे तो क्या उन्हें दोबारा मतलब पिलाने चाहिए या गुजारा हो जाएगा ना पिलाया जाए तो? देखिए असल में ये जो पोलियो कैंपेन्स हैं इसके पीछे जो असल जहन है, जो साइंटिफिक जो बेस है इसका, वो ये कि इट इज़ टू क्रिएट दी हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो ये है कि पूरे एक जो जैसे उर्दू में जो तर्जुमा होगा, एक गल्ला है, एक मवेशियों का एक रेवड़ होता है या मुर्गियों का एक पूरा वो है फार्म है, तो वो इंटायर जो उसकी पॉपुलेशन होती है उसको एक वक्त में वैक्सीन दी जाती है ताकि ये तस्वुर होता है कि उस पूरे जो कम्युनिटी है, उस पूरी जो इकाई है, उसमें वो डिजीज़ का खात्मा यकसर कर दिया जाए, एक साथ ही, ठीक है, यकलख्त हो जाए। ठीक है। तो इस हर्ड इम्यूनिटी के जो एफर्ट है इसमें एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। अच्छा, भले ही कोई 15 दिन पहले किसी ने पोलियो के कतरे पिलाए बच्चे को, उसे भी दोबारा पिला दें, दोबारा पिला दें, कोई इसका नुकसान नहीं है? कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही है, फ़ायदा ज़रा इम्यूनिटी में और इजाफा हो जाएगा आपके बच्चे की। नहीं, उससे कोई उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कि लाजमी बात यह है कि इस इज्तिमाई जो एफ़र्ट होता है तो हमारी ना सिर्फ ये कि तिब्बी नुक़्ते नज़र से एक इसकी एक बहुत ज़रूरत है, बल्कि एक आम अखलाक़ी रवैया भी है। बिल्कुल, कि जब एक चीज़ इज्तिमाई तौर पे डिसाइड हो गई है और ये बात तय हो गई है कि भाई ये बीमारी का हमें ख़ात्मा करना है और हम उस इज्तिमाइयत का हिस्सा हैं, उस कम्युनिटी का हिस्सा हैं, तो इट इज़ आवर ऑब्लिगेशन, सोशल ऑब्लिगेशन कि हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो विटामिन ए के ड्रॉप्स जो हैं वो भी दोबारा पिलाए जा सकते हैं, उसमें तो कोई मसला नहीं है? नहीं, उसकी मतलब उसकी एक एज़ पर रिक्वायरमेंट होता है वो। अच्छा, ठीक है। ये नहीं कि आप बार बार पिलाते जाएं विटामिन ए तो वो तो हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। तो उसकी एक लिमिट है कि आप कितने पीरियड में कितना विटामिन ए आपकी रिक्वायरमेंट के तहत आप सप्लीमेंट लेते रहें। सही। तो अच्छा, क्योंकि इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो के केसेस में पाकिस्तान में जो गुज़श्ता सालों की निस्बत कमी आई है और अभी तक सिर्फ 1 केस सामने आया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी एक दफ़ा हम सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, आज से कोई 5, 6 साल 7 साल पहले पूरे साल में सिर्फ मतलब चंद केसेस ही आए थे, सिंगल डिजिट में थे हम लोग, तो फिर अचानक से केसेस बढ़ गए थे। तो वो क्या लापरवाही हुई थी और इस दफ़ा हमें किस तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है सबको
ताकि ये पोलियो के केसेस अब दोबारा बढ़ ना पाए? देखिए, इसका जो पाकिस्तान से जो पोलियो की रेडिकेशन ना होने की वजह जो थी वो अफ़गानिस्तान में बदअमनी असल वजह थी, और वहाँ पर क्योंकि एक मुसलसल जंग रही और अदियों की डिसलोकेशन होती रही, लोग हिजरत करते रहे एक जगह से दूसरी जगह, और कहीं सेटल्ड लाइफ स्टाइल नहीं था, तो लाज़मी बात है इस अफरा तफरी में लोगों के खाने के लाले पड़े होते हैं, सिर्फ सर्वाइवल के लाले होते हैं, तो उसमें ये सारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ जो वैक्सीनेशन की और दीगर तिब्बी सहूलत तो थी नहीं उनको, तो उनको भी हम कोई ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन बिकॉज ऑफ दैट पॉलिटिकल टर्मोइल इन आवर नेबरहुड, हमारे यहाँ, और फिर हमारी जो बॉर्डर है हमारा वो परमिएबल है बिल्कुल, लोग इधर से उधर होते रहे, और उसमें फिर हमारे यहाँ जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ऐसे ख़ित्ते थे अफ़गानिस्तान में जहाँ कोई सिविलाइजेशन नहीं थी, जहाँ कोई तमद्दुनी कोई काम नहीं हो पा रहे थे, और वहाँ से लोग मुसलसल आ रहे थे और जा रहे थे, तो उस वजह से हमारे यहाँ ये नाकामी हो रही थी। और जो हमारे सेटल्ड एरियाज़ हैं, जो हमारे अर्बन एरियाज़ थे, क्योंकि यहाँ भी महाजर कैंप्स थे, यहाँ कराची में भी आ रहे थे, और ना सिर्फ ये कि पोलियो में हम नाकाम थे, बल्कि हमारे यहाँ जो एक बड़ी बदकिस्मती हुई इसी वजह से, वो मीज़ल्स के केसेस हमारे यहाँ एक बड़ी तवील अरसे तक बहुत कम हो गए थे। खसरा तो ख़त्म हो गया था, हमने सुना था पाकिस्तान तकरीबन, हाँ, मतलब मेरी प्रैक्टिस में बहुत ही, मैंने 15 साल ऐसे गुजारे जहाँ कोई केस देखा ही नहीं मैंने मीज़ल्स का, लेकिन ये कि फिर यकायक उसमें रिसर्जेंस हुई, और उसमें भी फिर वही बात है कि जो हम पोलियो, बड़ी अच्छी बात बल्कि इस तनाजुर में मेरे सामने आ रही है कि हम सिर्फ पोलियो पे कंसंट्रेट ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी बीमारियां हैं, डिप्थीरिया है, टेटनस है, जो उनकी जो टीके हैं, BCG का टीका है, तो वो भी लोगों का कंप्लायंस कम है। वो कोर्सेज भी जो रेगुलर वैक्सीन्स हैं EPI की, वो भी हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी है। अब ये सब, इनके बारे में भी मैंने रवैया देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में पेरेंट्स जो हैं वो कंप्लाइंट नहीं रहे, मतलब 1980s में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कंप्लाइंट थे लोग, और वहाँ उस वक्त बड़ी पाबंदी से आगे वैक्सीन लगवाते थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि अक्सर बहुत ही लावाबाली रवैया है पेरेंट्स का, और वो कुछ बस पैदाइश पे लग गया टीका, उसके बाद लगवाए नहीं। इवन बड़े एजुकेटेड वेल टू डू लोगों में मैंने देखा है कि दे आर नॉट फॉलोइंग द EPI रिजीम्स। तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि तरीकाकार बदलने की ज़रूरत है। आपने सही कहा कि उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। ये लोगों को हमने कोविड की जो वैक्सीन है ये किस तरह लगाई है, वो बताया कि भाई सिम बंद कर दें, ये कर देंगे वो हो जाएगा, आपको मुल्क से बाहर जाना है, आपको ट्रैवल करना है, वो कुछ भी करना है, वो लाजमी करार दे दिया तो हो गया। अब स्कूल्स में या वैसे बच्चों के साथ उनके दाखिले के हवाले से कुछ इस तरह की भी शर्त रखी जा सकती है। ये देखिए ना, अब जैसे कैनेडियन गवर्नमेंट है, अब यहाँ से इमिग्रेशन के केसेस काफ़ी आते हैं हमारे पास, तो वहाँ वो एक फॉर्म हमें फिल करके यहाँ पाकिस्तान से देना पड़ता है कि ये बच्चे वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं है। तो अब अगर स्कूल एडमिशन्स में ये मैंडेटरी हो कि भाई आप पहले वैक्सीन का कार्ड लेके आइए, और उसमें फिर एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे यहाँ इधर का सिस्टम है वो बड़ा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा। जी। तो अगर हम उसको लिंक कर दें कि भाई आपका लाजमी है कि अब जो भी, अब मैं एज ए प्राइवेट डॉक्टर भी अगर लगा रहा हूँ तो मुझे वो नादरा की वेबसाइट का एक्सेस हो, मैं जाके वहाँ फीड कर दूँगा भाई इस बच्चे को उसका, क्योंकि बच्चे का भी एक नादरा NIC नंबर इशू हो जाता है, B फॉर्म पे उसका नंबर आता है। जी हाँ, तो वो उस पर मैं डाल दूँगा भाई ये बच्चा वैक्सीनेट हो गया। तो इस तरीके से अगर वो डेटा, और फिर गवर्नमेंट के पास भी एक डेटा होगा, फिर गवर्नमेंट एक वेबसाइट बना सकती है जिससे वो रिमाइंड करवाए लोगों को भाई आपका बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है, आपकी सिम ब्लॉक, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा अगर आपका बच्चा
वैक्सीनेटेड नहीं है तो नादरा के पास आ गया तो फिर तो सबके फोन पे मैसेज भी जा सकता है, मतलब मैसेज भी सारे जा सकता है। रिकॉर्ड पे हैं, सारे पेरेंट्स को याद दिलाया जा सकता है पाकिस्तान। मतलब अगर आपके बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, हाँ आपका अगर बैंक अकाउंट में ब्लॉक कर दूं या आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक आ जाए तो फिर आप मैं ब्रेक में ही चला जाऊंगा कि भाई एक्सक्यूज मी, मैं जरा वो करवा के आना, ये काम है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए और बड़ी मुफीद मालूमात हमारे साथ आपने बांटी हैं। दोस्तों एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और उनसे हम एक और मौजू पे बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए हैं जहां हम एक और मौजू पे बात करने वाले हैं। हमने अक्सर औकात जो है वो अपने प्रोग्राम में मतलब रोज़ाना किसी न किसी अलग मौजू के हवाले से बात कर रहे होते हैं हम लोग। तो आज हमने जिस मौजू पे बात करने की कोशिश की, हमें टीम ने जिसका इंतखाब किया है उसका ताल्लुक़ शहरियों की सहूलत से। जी हाँ, कराची के शहरियों की सहूलत से है ख़ास तौर पे, क्योंकि हम शहरियों के मुख्तलिफ मसाइल को सामने लाने की कोशिश करते हैं, मगर जब कहीं हुकूमत की जानिब से किसी सहूलत की या किसी फ़ायदे की बात होती है तो हमें उस बारे में भी बात करनी चाहिए। तो ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में बात करने का फैसला किया है कि कराची के जो शहरी हैं उनके लिए कितनी आसानियाँ पैदा होंगी इस ग्रीन लाइन मंसूबे के आगाज़ से। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं आप, उसके साथ साथ जो हैं आप एंकर पर्सन हैं, फिर आप चेयरमैन हैं एक्सीलेंस क्लब के, जनाब हमीद भुट्टो साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, कैसे हैं भाई? मेहरबानी और सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है और माशाल्लाह जिस तरह आपका शो है, जिस तरह आप खरी खरी बातें करते हैं तो मुल्क के कौम की दिल की आवाज़ बने हुए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। और हमीद साहब आपके ये जो रंगीन मिजाज कपड़े होते हैं, मतलब रंगीन कपड़े, इनके भी हम बड़े दीवाने हैं। अच्छा जी, अमित साहब ग्रीन लाइन मंसूबे का आगाज़ हो चुका है जी, तो इससे मतलब ये कितने डिले के बाद जो है ये मतलब शुरू हुआ है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। किन का प्रोजेक्ट था, फाइनली जो है इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, अब आपको इस पर रोशनी डालिए। भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त बात की है। फरवरी 2016 से ग्रीन मनसूबे का इफ्तिदा फीता काट दिया सबका वज़ीर कैंची नहीं मिल रही थी नहीं, बस आपका वज़ीर आज़म ने काट लिया। अच्छा, नवाब मियां नवाज सही शरीफ साहब ने फरवरी 2016 में फीता भी काट लिया, इफ्तिदा भी हुआ, पैसे भी ऐलान हुए, ऐलानात के ऊपर ऐलानात हुए। उसके बाद फिर इस पर काम हुआ, मुख्तलिफ वज़ीर, कबीर, गवर्नर, ये वो सब आते रहे। कभी किसी ने फीता का काटा, कभी किसी उस रोड के साथ चला, किसी ने फोटो पत्थरों के साथ बनाया, किसी ने क्या किया, ये खेल चलता रहा। अभी खैर से मौजूदा हुकूमत तब्दीली सरकार मौजूद है, वो आए और उन्हें कि जी हम भी इसका फीता काटेंगे, आ जाए जी। उस दिन हमारे साहब का वज़ीर साहब का गवर्नर साहब भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब और एहसन इकबाल साहब आ गए, उनके हाथ की हड्डियों के भी ऊपर डंडे भी बरस गए कि जी हम भी फीता काटेंगे। ये फीते की लड़ाई में फिर उन्होंने कहा जी खून निकला, खून दिखा दिया कि जी हमारा खून भी शामिल है। तो ये खून शामिल है, पसीना शामिल है, पैसा हमारा, हमारे कौम का, हमारे मुल्क का, हमारी टैक्स का। ये सियासतदानों की लड़ाई जो हमारे हुक्मरान जो हमारे ऊपर सर पे मसलत होके बैठ गए। तो ये ग्रीन मंसूबा अच्छा है, इसकी कोई हमें बुराई नहीं करे, वेलकम, ज़बरदस्त। ये मंसूबे होने चाहिए पूरे मुल्क के हर शहर के आवाम के लिए, मंसूबे तो होने चाहिए। साथ साथ में जो हमारा सिंध का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है या जो दूसरे उसके साथ बनाने के लिए इदारे हैं, वो कुछ क्या कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। माजी में अगर बात करें तो कराची के अंदर कोई 2.5 लाख बसें होती थी जब 1 करोड़ की आबादी थी। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की आबादी कराची की हो चुकी है, मगर बसें अब आपके पास 5-10 हज़ार है आपकी, वो भी टूटी फूटी, हड्डे और नाकारा हालत ऐसे कि बंदा बैठ नहीं सकता और खवातीन वहाँ बैठ नहीं सकती, बच्चे बैठ नहीं सकते। कोई जो बंदा जॉब करने जा रहा है तो आधा घंटा लटक के खड़ा होके जो बदतमीजियों के साथ गुजर के जिस तरह आता है, वो एक अजाब से कम नहीं है, बदतर एक किस्म इंसान की तजलील होती है। अभी ये माशाल्लाह ग्रीन बस का मंसूबा हो गया, 10 तारीख को दोबारा फीता भी कट गया, वेलकम, ज़बरदस्त, खुशामदीद, हमें को ज़बरदस्त उसको वेलकम करते।
मगर अभी तक के उसकी जो सरजानी से लेके नाजमबाद से गुरु मंदिर होते हुए नुमाइश तक के इस मनसूबे ने जो चलना है, जिसके अंदर 26 किलोमीटर के अंदर 26 आपकी स्टेशन होनी चाहिए। उसमें तो 2 स्टेशन है, बाकी 2 स्टेशन ही नहीं। लोग कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? अभी तो वो कह रहे जी 25 तारीख हम फिर चलाएंगे। भाई फिर आप पहले फीते क्यों काटते फिर रहे हो? क्यों इफ्तिताह मतलब अभी वो इसका आगाज नहीं हुआ? आगाज हो चुका है, सिर्फ नाम की हद तक। बाकी तो प्रॉपर तरीके तो अभी भी कहाँ है? अभी भी जाए जो आपका 26 किलोमीटर ट्रैक है, तो उसमें तो अभी स्टेशन है, तो ओपन मुश्किल से कर सके। जहाँ फीता काटना है वहाँ एकदम रातों रात रंग रोगन हुआ, प्रॉपर तरीके से स्टेशन नहीं, आपके रास्ते नहीं, सीढ़ियाँ नहीं, अभी भी आपके लोहे के गेट नहीं। अभी भी आप चाहे तो कहीं कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई पिंजरा लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, काम चल रहा है। सवारियां इस वक्त नहीं बैठ रही है, मगर वो भी जिस तरह आ रही है शौकिया के तौर पे आ रही है, उनको प्रॉपर तरीके से कोई सहूलत अभी भी नहीं है। जो आपने इफ्तिदा भी कर दिया, सब भी कर दी, ग्रीन लाइन हमने चला दी जी, ग्रीन लाइन चला दी, ग्रीन लाइन चल गई। हम सब चलने की हद तक इस मुल्क को चलाते जा रहे, यूटर्न लेते जा रहे, बातें करते जा रहे। होना क्या है हमारे साथ, ये जाके जब खुद देखते हैं तो हमारे फिर मुंह में, आंखों में एक किस्म की अजीब किस्म की रौनक आ जाती है। रोने लगते हैं कि हमारे साथ ये बेवकूफ़ियाँ, ये तमाशे हमारे हुक्मरान हमारे पैसों पे क्यों करते हैं। चले भुट्टो साहब, हम एक लम्हे के लिए ये मतलब अच्छा गुमान करते हैं कि ये एक दफ़ा शुरू हो गया है और अभी पाया तकमील तक पहुंच जाएगा और शहरियों को मतलब जो सहूलतें हैं ट्रांस हवाले से वो मिलना शुरू हो जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इससे पहले भी कई बार मतलब ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने के हवाले से मंसूबों का आगाज़ हुआ है और हमने ये भी देखा है कि बड़ी अच्छी आला किस्म की बसें आईं और वो नई बसें उसी तरह खड़ी रहीं और पहले वो बाद वो ईंटों पे आ गई और ईंटों के बाद जो है ना जंग लगते रहे, सब बर्बाद हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, लोहे के भाव वो सारी जो है ना वो बेचनी पड़ी। ऐसा हो चुका है माजी में। तो ज़रा इस बारे में बताइएगा कि आइंदा हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये इतने अरसे के बाद जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इसको सही तरह से चलाया जा सके, ना कि ये उस तरह के प्रोजेक्ट की तरह हो जाए। एक वक्फा आ गया, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे हम। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में हम ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बात कर रहे हैं जिसका हाल ही में इफ्तिताह हुआ है, आगाज़ हुआ है जिसका। हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमीद भुट्टो साहब से हम ज़रा मज़ीद इस बारे में बात करेंगे। हमीद साहब, मुझे ये बताइए कि माजी में भी तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ हुआ था और जिनका कुछ अच्छा अंजाम नहीं हुआ, वो ईंटों पे खड़ी रहीं बसें और बुरा हाल रहा। तो उस तरह के अंजाम से इस मंसूबे को बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? फ़हीम भाई, आपने ज़बरदस्त सवाल भी किया है और आधा जवाब भी दे चुके हैं उसमें। तो हुआ क्या है कि माजी में जितने भी हमारे सरकारी मंसूबे, चाहे रेलवे का हो, चाहे वो हमारा मुसाफिरों के लिए बसों का हो, सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनी, बसें बनी सिंध के लिए और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ट्रांसपोर्ट की उनकी जो हालत रही वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं। बसें भी बनी, हज़ारों लोगों को मुलाजमतें मिली। वो आज जो मुलाजिम थे उनको फिर पैसे दिए गए, गोल्डन चेक दिए गए, चने बेचते फिर रहे और क्या क्या करते रहे। उस अथॉरिटी ने, उस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऐसे लोगों को बिठाया गया जिनका सिर्फ मकसद था गाड़ियाँ लेनी है, ख़रीदनी है, फिर उसका पेट्रोल जो भी खर्चा है वो सब जमा होगा, खाया पिया और वो गाड़ियाँ खड़ी हो गई। फिर वही गाड़ियाँ कबाड़े में बेच के, कबाड़े के नाम पे काबरी इलाकों में बेच के फिर वो टैंकर और बाकी चीज़ें बन के वापस आ गई। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ फिर उसको कहती थी कबाड़ा बन गई। वो कबाड़े के बजाय लेन देन और सारी चीज़ें तय करके बेची जाती हैं। जो आप कहती थी खड़ी कर दी गई, उनके टायर बेचने से लेके सब कुछ बेचा गया। जो ज़मीनें थी इनके लिए बस स्टैंड अड्डे बनाए गए, वो लैंड माफिया के साथ, बिल्डर माफिया के साथ, मुख्तलिफ क्रिमिनल साथ मिलके वो बेच के कब्जे करके वो सरकारी ज़मीनें अब बड़ी बड़ी प्लाजा बन गई। तो ये सारे मंसूबों के साथ बुरा होता गया। अभी भी जिस तरह आपका ग्रीन लाइन मंसूबा है सरजानी से लेके गुरु मंदिर तक 21 किलोमीटर का, यहाँ पे भी जिस तरह वो काम हो रहा है बड़ा स्लो होता रहा 2016 से। ये मंसूबा 2021 में 2 साल के अंदर 18 में
क्लियर करना था, फिर 19 की बात की गई। करते करते अभी तक के उस मंसूबे को मैं समझता हूँ जो ये 25 दिसंबर में मुकम्मल करने की बात की जा रही है, मैं समझ रहा हूँ अभी 1 साल और लगाएंगे, क्योंकि इस पे पैसा आस्ता आस्ता मुख्तलिफ ठेकेदारों को महंगाई के हिसाब से फिर अरबों रुपए में ज़्यादा देना होता है, उसमें करप्शन होती है, बेईमानी होती है। गाड़ियाँ जो खरीदने की बात होती है, अभी इन्होंने कहा है जी हम 80 बसें ग्रीन लाइन पे चलाएंगे, और ग्रीन लाइन का मंसूबा ये आपका जामा क्लास तक जाना था, उन्होंने यहाँ नमाज चौरंगी तक इसको रोक दिया है, और साथ साथ में इसको जाके टावर तक जाना चाहिए था, मगर वो उसको लेके उस तरह से नहीं जा रहे, बीच में रास्ते। अभी भी जिस तरह का ये मनसूबा बना है, रास्ते में जो लोगों के लिए रुकावटें, जो दुकानें, जो बीच में कब्जे हैं, उनको खात्मा नहीं हुआ। और संजीदगी में नहीं समझता, वफाकी सरकार इधर आते हैं, मिनिस्टर्स हमारे आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आता है, वो आके सिर्फ ऐलान करके निकल जाते हैं। चलाना किसने है? जो उसके इदारे हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ इदारों के रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग, वो भर्ती सियासी भर्तियां और पता नहीं क्या क्या वो करके उन लोगों ने आके अपनी दुकान चमकाई हुई है। उस दुकानों को हमें बंद करने की ज़रूरत है। गाड़ियों की जो परचेजिंग और ख़रीदारी है उसको प्रॉपर शफाफ करने की ज़रूरत है। अब गाड़ियाँ तो चलेंगी, अभी हाइब्रिड गाड़ियाँ उसमें शामिल कर दी गई हैं, और उसमें कोई 37 सीटर है, 100 लोगों के खड़े होने की, बैठने की टोटल गुंजाइश है एक गाड़ी में, और सुबह 6 से रात को 12 बजे तक ये गाड़ियाँ चलेंगी। अब ये जब चले तो मैं समझता हूँ कि जनवरी में बैठ के हम दोबारा इसका जायज़ा लेंगे कि जो ये 25 दिसंबर के बाद वाकई अगर इस तरह का काम करते तो हम उनको खड़े होकर सलूट भी करेंगे कि पॉजिटिव काम हो, मगर करप्शन बेईमानी का खात्मा होना चाहिए हर मंसूबे में। अच्छा भुट्टो भाई, देखें प्लान तो बड़ा अच्छा है, प्लान अच्छा है, प्लान अच्छा है, और हमारी पूरी कोशिश है कि ये अपने पाया तकमील तक पहुंचे, कामयाब हो और अवाम को इसका फायदा हो। देखिए अवाम हमारे बेचारे बड़ी तकलीफ का सामना कर रहे हैं, हर जगह से उन्हें परेशानी का सामना है। ऐसे हालात चल रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल महंगा हो गया, हेल्थ, एजुकेशन, आप जिस एरिया को छेड़े वहाँ पे जो है ना वो उनके लिए मुश्किलें पैदा हुई हैं। तो ठीक है, ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर उन्हें थोड़ी सी सहूलत मिल रही है तो व्हाई नॉट। अच्छा, एक सवाल मेरा कि सरकारी मंसूबे के हवाले से देखिए, अगर तो कोई सारा प्राइवेट अगर कोई इंतज़ाम हो तो वहाँ बिजनेस हो रहा होता है और वहाँ सहूलत भी मिल रही होती है, वो कामयाब भी होता है प्रोजेक्ट। अगर वो सरकारी हो जाए तो उसमें खसारा हुकूमत को बर्दाश्त कर। इसमें स्टील मिल की मिसाल आपके सामने है, इसमें पाकिस्तान रेलवे की मिसाल आपके सामने है। हालांकि इस वक्त अगर मैं चाहूँ ना कि मैं कराची से मुझे लाहौर जाना है, मैं ट्रेन की टिकट लूँ, मुझे टिकट नहीं मिलेगी फौरी तौर पे, सब भरी हुई होगी। तो इतना रश होने के बावजूद अगर हमें हुकूमत को नुकसान ही होना है तो वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात की जाए तो वो हुकूमत को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, और हाँ प्राइवेट एयरलाइन है वो बिजनेस कर रही है। तो ये जो सरकारी प्रोजेक्ट है ट्रांसपोर्ट का, इसका मतलब भी कहीं ये तो नहीं है कि हुकूमत के सर पे एक और जो है वो बोझ आ जाए कि हर साल जो है एक खसारे में इजाफा होना शुरू हो जाए जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ज़बरदस्त बात कर दी आपने, सीधी बात खुद भी कर दी है। बिल्कुल ही हुकूमत पे अवाम पे बोझ बनेगा, इसका कोई फ़ायदा इस मंसूबों का मैं नहीं समझता कि रिलीफ मिल पाएगा। जितनी भी सब्सिडी, जितने भी हमारे सरकारी इदारे बने हैं, वहाँ पे अगर जो सरकारी जॉब्स मिलती हैं, पॉलिटिकल भर्तियाँ, पैसों पे, बेईमानी पे, करप्शन पे, और किसी लोगों की बड़ी जिनकी पहुँच है उनको मिलेगी। उनको जब सर्विस मिल जाएगी, जॉब मिलेगी, वो ईमानदारी से काम नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर रगों में भी एक हुक्मरानों से लेके आवाम तक करप्शन का अंसर रगों में समा चुका है। जिसको भी सरकारी जॉब मिलती है उसमें 99% लोग सिर्फ कहते हैं हमें तनख्वाह मिले, हमें ड्यूटी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी। वो बेईमानी अपनी शुरू कर देगा। जब वो हमारा एम्प्लॉई अपनी बेईमानी शुरू कर देगा तो इदारे तरक्की नहीं करेंगे, करप्शन शुरू हो जाएगी, टिकटों के नाम पे जाली टिकट उस लेके सारी चीज़ें बन जाएंगी, और हुकूमत के ऊपर फिर बोझ बढ़ेगा सब्सिडी के नाम पे। अभी भी जो उसका किराए का रखा गया है तय नहीं हुआ, 50 से 70 रुपया तय करने की बात हुई, अभी तक फैसला वो नहीं हो चुका। जब वो 50 से 70 रुपया बात करेंगे तो तनख्वाह का बोझ सारा आपकी हुकूमत पे चला जाएगा। ये पेट्रोल और बाकी चीज़ों में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है उनको चार्ज करने पे, उसको मेंटेन करने पे, ये सारी बातें चलती रहेंगी, और सारे जितने खर्चे बढ़ते जाएंगे ये सारे हमारी टैक्स के ऊपर आएंगे। और उसके अलावा ग्रीन लाइन का मंसूबा तो हो गया, मगर उससे पहले जब से हमारे सिंध में कायम अली शाह थे वज़ीर आला सिंध, तो जी लांडी से लेके आपका FTC तक
येलो लाइन का मंसूबा शुरू हुआ, अभी तक उसका कोई आपका पता नहीं। आपका अलासब से लेके नुमाइश तक एक मंसूबा ब्लू लाइन का शुरू हुआ, अभी तक उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। ऑरेंज लाइन हो गई, आपका रेलवे सर्कल हो गई, सर्कुलर लाइन हो गई। तो ये सारे मंसूबे बन रहे हैं, इसमें भी कोई हमें 8 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 6 साल, कभी 5 साल वो चल रहे हैं, मंसूबे के ऐलानात चल रहे हैं, बातें हो रही हैं। काम करने का जो तेज़ी से स्पीड होनी चाहिए। अगर माजी में देखें परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी तो किस तरह से कराची के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर ब्रिज भी बन गई, पुल भी बन गई, सिग्नल फ्री रोड भी बन गए, रास्ते बन गए। हम सिर्फ ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन में फंसे हुए हैं। 2 रोड है हमारे पास कराची के अंदर। अगर कराची की बात करें, एक आपका शारा फैसल, दूसरा आपका बंदर रोड से लेके आपका यूनिवर्सिटी रोड। बाकी अब रोड नहीं बना पा रहे, गाड़ियों का इतना हजूम आ जाता है। हमें बीच में और रोड देने चाहिए, उनको बड़ा करना चाहिए, खुला करना चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे। उसके बाद अगर ग्रीन लाइन चलती भी है, बाकी मंसूबे रोड पे चलते हैं, तो गाड़ियों की जिस तरह रफ्तार है उसमें आपका किस तरह सिक्योरिटी का प्लान होगा वो हमें नज़र नहीं आता गाड़ियों के अंदर। और ख़ास करके ख़वातीन इसमें सारा जो भुगतेंगी, जो अभी तक भुगत रही हैं प्राइवेट बसों के अंदर, जो मुलाजमत पेशा ख़वातीन हैं, उनका 20% तो रक्शे, टैक्सी, चिंची में किराए में पैसे निकल जाते हैं। उनके लिए जो मखसूस सीटें की गई हैं, जो माजी में सारी बसों में, गाड़ियों के अंदर मखसूस सीटें, वहाँ के मर्द और बाकी लोग बैठ जाते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी होती है। अभी भी खुद ड्राइवर हजरात जो गाड़ी में टिकट चेकर्स है, आम बसों से लेकर सब में जिस तरह ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की जाती है, उनके साथ जुमले कसे जाते हैं, उनको साथ जो हाथ लगाए जाते हैं, इशारे किए जाते हैं, उस मामलात को हम अभी भी तवज्जो से नहीं देख रहे। उन पे भी हमें संजीदगी के साथ देखने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है, इसमें कम से कम थोड़ा सा एक रिलीफ जरूर मिलेगा हमारी उन बहनों को जो लोकल ट्रांसपोर्ट की वजह से जो परेशान थी, तो उन कुछ थोड़ी सी बेहतरी आएगी। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं और बात करेंगे कि वो और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक डिले का शिकार हैं, जिनको ग्रीन लाइन मंसूबे के साथ साथ जो है या इससे पहले या इसके करीब में जो है शुरू होना था। कराची के अवाम के हवाले से हम उन पर भी बात करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में हम बात कर रहे हैं आज ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से, जिसका हाल ही में कराची में आगाज़ हुआ है। स्टूडियो में इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हमीद भुट्टो साहब। हमीद भाई, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे और वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले का शिकार हैं और जिनको अभी तक जो है शुरू हो जाना चाहिए था, या जिसके लिए बड़े बुलंदोबाला दावे और वादे भी किए जा चुके हैं और अभी तक शुरू नहीं हुआ, अवाम आज भी राहें तक रहे हैं। ज़रा उस बारे में रोशनी डालिए। कराची के साथ पूरे सिंध के अंदर जो मंसूबे शुरू किए गए, जिसमें लाड़काना में एक मंसूबा शुरू किया गया, ट्रांसपोर्ट के हवाले से गाड़ियाँ खरीदी गई। पता चला जी वो सारी पुरानी गाड़ियाँ, कबाड़ा गाड़ियाँ, रिकंडीशन गाड़ियाँ अभी वही फुटपाथ पे खड़ी हो गई है, वो चल नहीं रही। उन्होंने लाड़काना से कराची तक जो मंसूबा जो इस मौजूदा हुकूमत का गढ़ है, वो लाड़काना से इसलिए भी हारने लगे हैं कि जाली मंसूबे, जाली बातें। वहाँ जी इफ्तिदा भी एक पूरे हमारे उनके पीस पार्टी की मौजूदा जो कायदीन है उन्होंने किया, बसें चल पड़ी और बसें अभी वो चली नहीं रही, कोई वजूद ही नहीं। मैं समझता हूँ इसके साथ ही सक्खर से मंसूबा शुरू हुआ, ऐलान हुआ, इफ्तिदा हुआ, सब कुछ हुआ। 2 साल हो गए मंसूबा स्टार्ट के बाद, वो 1.5 साल से क्या हुआ, कहाँ ये चीज़ें, पैसे कहाँ गए, अरबों रुपए की चीज़ें हुई, कुछ अता पता नहीं। जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है सिंध का, उसका बड़ों का अशर खुशी शाह का जेल में, नेब में, बाकी चीज़ें, और वो जिस तरह खामोशी से चुप करके अपने इदारों के अंदर अच्छा कोई ईमानदार सेक्रेटरी लगा हुआ है तो उसको जी साइड लाइन कर दो और वो खड़ा रहना हो जाता है। ऐसे ही सेक्रेटरी अब्बास डेथो साहब थे, काम किया ज़बरदस्त। उसके साथ जो अशर हुआ, वो सेक्रेटरी के बाद डीजी सोशल वेलफेयर हो गए। अभी जिस तरह बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा वो सेक्रेटरी लगे, तो जो अच्छा काम करता है अफसर ईमानदार, वो जाके उल्टा नीचे चला जाता है। उसको उसका एजाज़, इज़्ज़त और काम का अपना इदारे, अपनी हुकूमत ही उसको कोई मकाम नहीं देने के बजाय ऐसे फिर करप्ट अफसर को लगाया जाता है जो उनके मिनिस्टरों के आके किचन चलाए, अच्छा, वैसे आप खर्च चलाए, चीज़ें चलाए। तो इदारे और मंसूबे जो भी बने, वो मंसूबे सारे के सारे वहीं के वहीं खड़े होते हैं। अगर
चल भी पड़ते हैं, उनका अशर कोई अच्छा नहीं है इसमें। अच्छा, आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत के हवाले से या सरकारी मुलाजमीन के हवाले से हमने हमेशा तनकीद ही की है, बट ये एक हकीकत है जिसको सब ही तस्लीम करते हैं कि सारे ही लोग बुरे नहीं होते हैं। हर शोबे में या जिस शोबे का इमेज आपके नज़दीक अगर गिर भी चुका है तो उसमें भी ऐसे काबिल, ईमानदार और मुखलिस अफसरान जो हैं या मुलाजमीन वो मौजूद होते हैं और उनको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, जिसमें आप मेरा ख्याल बड़ा मेजर रोल भी प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं हम, जो ऑफिसर्स अच्छा कर रहे हैं। 2018 से पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब ने पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड शुरू किया कि जो अफसर अच्छा काम करता है उसको अपने घर में भी बुराई सुननी पड़ती है कि आप पैसे भी नहीं ला रहे, और यहाँ पे तो छोटा अफसर से लेके बड़े तक खरबपति बन गए, हमारे बच्चों की तो अच्छी एजुकेशन भी नहीं हो रही, अच्छा कोई कुछ खाना भी नहीं मिलता, और आपकी ईमानदारी हमारे किस काम की। हम उस अच्छे अफसर को, ईमानदार को कोई डिलीवर कर रहा है, उसके लिए पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड भी शुरू किया है, और ये तीसरी बार ऑफिसर्स को अवार्ड दे रहे हैं। हर साल हम 30 से 35 पूरे पाकिस्तान के ऑफिसर्स ढूंढते हैं, उन पे मेहनत करते हैं, उनको पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड देते हैं, और ये भी एक उनके लिए सिर्फ अच्छा लोग जो है इस मुल्क के अंदर अच्छा ही है, अच्छाई को अच्छा कहना चाहिए, बुरे को हम बुरा भी नहीं कह रहे, वो जाने अल्लाह जाने, अच्छे लोगों को भी कम से कम ऑफिसर अवार्ड देते हैं, उनकी हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमने एक और, जैसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे ना कि ट्रांसपोर्ट का मंसूबा जो है ना इससे मुतल्लिक शुरू होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कों पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही हल है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़रा बेहतर कर दिया जाए। लोग देखें, अभी इस वक्त आपको या मुझे या किसी को भी जो हमारे नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर उन्हें अपनी गाड़ी पे या अलग एक कोई ऑनलाइन कैब मंगवा के या रिक्शे पे या टैक्सी पे कहीं जाना है तो वो क्यों, उनकी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि वो लोकल ट्रांसपोर्ट पे जाएं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इतनी अच्छी हो, दुनिया भर में ऐसा ही है, बड़े बड़े ममालिक, कामयाब जो 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 कौमें हैं या महज़ब जो मुआशरे हैं वहाँ पे ऐसा ही होता है। उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा ही आसान किया हुआ है कि बड़ी इज्जत के साथ जो है आवाम उसमें सफ़र करती है। अगर मुझे आपको हमारे घर के पास जो है अगर 5 मिनट वॉक करने के बाद भी अगर कोई बस मिलती है जहां हम इज्जत से आ सकें और दूसरी जगह पे उतर के अपना काम कर सकें, तो मेरा ख्याल है कि इसको हम प्रेफर करेंगे कि इतने ट्रैफिक में, शोर में आपने गाड़ी चलाई या बाइक पे गए तो महफूज सफ़र किया आपने कम पैसों में, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और माजी में हमने ये देखा भुट्टो भाई कि यहाँ सियासी जमातें या दूसरे लोगों के ऐसे गिरोह, उन लोगों ने अच्छे खासे मतलब प्रोजेक्ट को, अच्छी खासी इस तरह की बसेस वगैरह आई, उनको आग लगा दी। तो ये कितनी अफसोस की बात है और दोबारा मतलब डिमोटिवेट हो जाता है बंदा कि कैसे शुरू करें इन लोगों के बीच में ये काम जहाँ ये तो आग लगा देते हैं। फ़हीम भाई, 80s और 90s के बीच में 85-86 के दौरान एक लड़की को किसी बस ने टक्कर मारी, लड़की मर गई। उसके ऊपर यहाँ पे सियासी जमातों ने आके बसों को आग लगानी शुरू की, क्योंकि वो एक दूसरी कौम से उसका ताल्लुक़ था, तो एक दूसरी कौम थी, तो सारी बसों में वो ढूंढ के जिस ड्राइवर से हादसा हुआ और जिस वो कौम का था उससे वाबस्ता जितने भी लोग थे उनको आके बसों को आग लगाई गई। और उसके बाद ही आग लगाने का सिलसिला, जब भी कराची को बंद करना होता था बसों को आग लगा दो, जब एहतजाज करना था बसों को आग लगा दो, बस को खड़ा कर दो, बस को आग लगा दो। और ये लाखों बसें थी जो लोग अपनी रोजी रोटी करते थे, कारोबार करते थे, ट्रांसपोर्टर का अपना इत्तेहाद था, एक सिस्टम था, वो सब कर दिया। फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लेके सारे डिपार्टमेंट उनसे भत्ता लेते थे, पर्ची लेते थे। हर बस से जिस रूट पे चलती थी, रूट परमिट के नाम पे भत्ता, ट्रैफिक के नाम पे भत्ता, पॉलिटिकल जमायत का भत्ता, सेक्टर का भत्ता, और उस मुख्तलिफ इदारों के जो भत्ते थे उससे हमारी बसों का जो कारोबार, जहाँ जो इन्वेस्टमेंट जो करता था, जो पैसे लगाता, वो अपने पैसे लगाना छोड़ चुका है। उसको अगर किराया मिल रहा है 50 रुपये तो 5 करोड़ की गाड़ी क्यों खरीदे, वो जाके टैंकर उसी गाड़ी को दूसरा कुछ बना के चला रहा है। और इसी वजह से हमारे यहाँ इस वक्त जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है वो इस कदर जवाल का शिकार है। ग्रीन लाइन मंसूबे को हम वेलकम करते हैं जनाब, और अवाम भी खुले दिल से वेलकम करेंगे। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं हम। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में जनाब हमीद भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बात हो रही है, जिसका हाल ही में अभी आगाज़ हुआ है। अच्छा भुट्टो साहब, जो आवाम की ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुश्किलात हैं वो इस ग्रीन लाइन मंसूबे के शुरू होने से या मुकम्मल तौर पर मतलब चलने के बाद जो है वो कितने % मसला जो है ना वो हल होता हुआ आपको नज़र आता है, या कि मुकम्मल तौर पे सारे मसाइल हल हो जाएंगे या हुकूमत को और भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू करने पड़ेंगे? भाई ज़बरदस्त सवाल किया है आपने। ग्रीन लाइन है, ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है और येलो लाइन जो भी शुरू होते हैं, इससे मैं समझता हूँ सिर्फ 5% मसला हल होगा। 99 अच्छा 95% जो है मसला सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, ओके। क्योंकि इसके अंदर अगर सारे मंसूबे शुरू होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा डेली आपके 5 लाख लोग अगर सब लोग जाना शुरू कर देते वो जा सकते हैं, ठीक है, आना जाना कर सकते हैं। 2 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ बंदा रोड पे होता है, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, स्कूलों के जाना है, सब काम पे जाना है, सबने मूवमेंट करनी है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास रास्ते नहीं है, 8-9 और रास्ते हमें बनाने की ज़रूरत है। अब कराची के अंदर अगर बात करें तो रास्ते कहाँ से बनेंगे? बिल्डिंगों का जंगल बन गया है, पत्थरों का जंगल बन गया है, ईंटों का और लोहे का, सरियों का आपके पहाड़ बन गए हैं, उनको कोई तोड़ नहीं सकेगा। एक बिल्डिंग अगर तोड़ी जा रही है, गैर कानूनी बनी हुई है, तो उस पर पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया, पूरे इदारे कितना शोर हंगामा कर रहे हैं। हमने प्लानिंग के साथ रास्ते नहीं बनाए, अभी भी प्लानिंग के साथ रास्ते नहीं बना रहे, गाड़ियों के ऊपर गाड़ियाँ आती जा रही है, हम उसके लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं कर रहे। हर हुकूमत जो आ रही है, चाहे सूबाई वफाकी, सबका काम है मनसूबाबंदी करे, प्लानिंग करे, शहर की खूबसूरती के साथ, खूबसूरत के रंग हों, मगर सब ने अपना वक्त पूरा करना है, टाइम पास करना है। टाइम पास हुकूमतें आ रही हैं, लोगों को लॉलीपॉप, यू टर्न, बातें, सुहाने ख्वाब, फिर वही के वही मसाइल लेके, जो मसाइल उन्होंने हल करने हैं वही मसाइल आके हिज़्ब इख्तिलाफ बन के दूसरों को गालियाँ देने के चक्कर में आके बात करते हैं कि जी हम तो बड़े फरिश्ते थे, हमारे हमसे जो काम किए वो किसी ने किए ही नहीं। आके ऐसे मासूम शक्लें, बड़े रोने जैसी शक्लें बने के ऐसे बड़े मासूम बच्चों की तरह आके खड़े हो जाते हैं कि हम भी कहते हैं यार ये तो मासूम लोग हैं, ये जो अभी मौजूद हैं ये तो बड़े बुरे हैं। हम उनको अच्छा समझ के उसको बुरा कहते, ये नहीं कहते ये भी बुरा था, ये भी बुरा है। हमें कोई अच्छा चाहिए, हम उन मासूम शक्लों पे हमेशा, जो हम पाकिस्तान के लोग हैं मासूम शक्लों पे और फ़िदा हो जाते हैं, ऐसे ही हम सियासतदानों पे और बाकी लोगों पे फ़िदा हो के उनके नखरों नाजों पे, उनकी बातें सुन के वो जो एक्टिंग करते तो हम फ़िदा होने वाली हमारी जो कहानी है वो ख़त्म होनी चाहिए। और हुक्मरानों को भी संजीदा हो के, सारे इदारों को मिल के संजीदा हो के इस मुल्क की तरक्की, इसके मुल्क के मनसूबों को ओनरशिप और जब तक नहीं करेंगे तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अच्छा, एक गैर सियासी सवाल है छोटा सा, कि अगर बहू जो है वो सास के ख़ानदान से हो तो मसला हल होता है, बाहर से लाएं तो कभी कभी ज़बरदस्त सवाल है। और बहू और सास, मैं समझता हूँ कि अगर कोई एक ही ख़ानदान से हो तब भी झगड़े होंगे, अगर वो होंगे तब भी होंगे, क्योंकि अगर आप देखें जो आपस में कज़न और खाला और चाचा की बच्चियों से शादी होती है, ज़्यादा तलाक के वहाँ पे भी होती है उनके झगड़े, क्योंकि माल पे धमाल होती है। और हमेशा घर के अंदर बहू और सास का भी झगड़ा बेटे की आमदनी पे होता है, और वो कहती है, माँ कहती है मेरा हक है, बीवी कहती है मेरा हक है। ऐसे ही सुबह और वफाक का इसी तरह, और बहू और सास का झगड़ा यहाँ मौजूद है। और सियासत सब ने अपनी अपनी करनी है, और ख़ुद हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अगर यहाँ पे CM है, मिनिस्टर है, वो भी चाहते हैं कि अगर हमारे वफाक में है तो मैं CM की जगह प्राइम मिनिस्टर बनूं। ये जंग मौजूद होती है, तो इसलिए सास बहू की जंगें फिर भी रहती है, लोगों को रिलीफ। माजी में सास और बहू की एक ही घर की हुकूमत होते हुए भी लोगों को रिलीफ नहीं मिला। आपका ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पे अब तो सास और बहू की लड़ाई तो दुश्मनों से भी बदतर है, और वो जो ऐसे समझते हैं, उस सास और बहू की जो लड़ाई है वो मैं समझ रहा हूँ, उसमें ज़्यादा में ज़्यादा इस वक्त सिंध भुगत रहा है, बलूचिस्तान भुगत रहा है, और पंजाब को और KPK में सुहाने ख्वाबों की बातें तो हो रही है। अब वहाँ पे भी वैसे कोई मंसूबा प्लानिंग से नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उन सबको इस तरह की सहूलियात जो हैं वो नसीब हों। और ग्रीन लाइन मंसूबे को हम वेलकम करते हैं। कराची के अवाम, मैं जानता हूँ कि बड़े एक जिंदा दिल अवाम हैं, और इस प्रोजेक्ट को जो है वो बड़े एक अच्छे अंदाज से खुशामदीद भी कहेंगे, और आइंदा भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है ना हुकूमतें हमारे लिए करते रहेंगी। फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।